new chapter start from today, that is the breathing and exchange of gases. इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दो प्रोसेस होती है। हम लोग ब्रीथिंग के अंदर ही रेस्पिरेशन होती है। देखो ब्रीथिंग को हम लोग क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं? ब्रीथिंग का मतलब इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक। जब रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं बेसिकली वी ऑलवेज इनहेल एयर, है ना। कुछ आपको बोलते हैं स्टूडेंट्स किस तरह हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, हमारी नाक में कोई फिल्टर थोड़ी लगा हुआ है, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं या पता है हमें ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। वी ऑलवेज इनहेल एयर एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। देन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, एक्चुअल जो होता है। लेकिन ब्रीथिंग के अंदर ही हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में, है ना, जनरली यहाँ पर ब्रीथिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये हमारे पास एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिक प्रोसेस जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है वो आपका सिंपल में टूटता है, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है एंड यूज ऑफ O2 टू ऑक्सीडाइज फूड। फूड को ऑक्सीडाइज करने का काम यहाँ पर होता है, क्योंकि जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है देन देयर इज अ रिलीज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। बट समटाइम्स O2 हो सकता है जरूरी भी हो, एसेंशियल हो, और हो सकता है समटाइम्स O2 की रिक्वायरमेंट ही ना हो, एसेंशियल ना भी हो। सही, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बताया ना, देखो ब्रीथिंग में तो है, लेकिन रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो क्रॉस मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और ये हमारे पास इधर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके डन, चलिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इट इज आल्सो अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस होती है बच्चों, इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस। और रेस्पिरेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं तीन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रीथिंग होता है ना, इसको हम ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल, यानी कि एक तरीके से वेंटिलेशन, एयर इन एयर आउट, एयर इन एयर आउट, यानी यही हमारा वेंटिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले तो वेंटिलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन जो हम एयर लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होता है। सो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम लोग क्या देखते हैं, लंग्स के लेवल पर, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, और ब्लड के थ्रू वो हमारा ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उन्हीं गैसेस का एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल पर, और देन उसके बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये तीन स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले ब्रीथिंग होगा, देन उसके बाद लंग से वो ब्लड में, और ब्लड से फिर टिश्यू तक जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये तीन स्टेप्स हो रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या देखते हैं कि रेस्पिरेशन दो तरीके का है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक तो इस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन मेरे पास एक और बेसिस पे कैटेगराइज कराता हूँ। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। एक मेरे पास डायरेक्ट रेस्पिरेशन है और दूसरा मेरे पास बच्चे यहाँ पर इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है। देखो डायरेक्ट रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है ना, सिंपल क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड वाटर। यहाँ पर किसी भी तरह के ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी नो ब्लड फॉर सर्कुलेशन, नो ब्लड फॉर सर्कुलेशन।
यहाँ पर सर्कुलेशन के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मेरा डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहलाता है। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, जैसे अमीबा होते हैं, स्पॉन्जिस होते हैं, तो उनकी जो सरफेस होती है मॉइस्ट सरफेस होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, तो उनके अंदर हम देखते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। चैप्टर नंबर 4 एनिमल में हम ऐसा पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता बॉडी सेल्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच, ठीक है। तो इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। लाइक हमारे अंदर क्या होते हैं बच्चों, लंग्स, फिशेस के अंदर, प्रॉन्स के अंदर गिल्स होते हैं, एनालिड्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर इस आपका एनालिड्स के अंदर स्किन होती है, ठीक है। स्नेल्स के अंदर लंग्स होते हैं, कुछ कुछ एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ठीक है, मैन है। तो ये सब हम क्या देखते हैं कि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अब हमारे अंदर सीधा ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। इन ह्यूमन, तो देखिए ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जब भी हम लोग एयर को इनहेल करते हैं वो सीधा कहाँ जाते हैं, हमारे पास लंग्स। तो हमारे पास यहाँ पर लंग्स में है, ये लेफ्ट लंग्स है, ये राइट लंग है। लेफ्ट लंग थोड़ा सा हमेशा छोटा ही होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है, देयर आर सम स्ट्रक्चर्स, दीज आर टर्म्ड एज एल्वियोलाई, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर एल्वियोलाई होती है, और हम बात करेंगे यहाँ पर इसी एल्वियोलाई के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी एल्वियोलाई है, इसके इतने सेक्शन को मैं यहाँ पर जूम करके अगर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए जनरल स्ट्रक्चर बना लो। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। ये हमारे पास इधर में बेटा एल्वियोलाई, ठीक। और यहाँ पर हम लोगों ने एयर ले ली है, ठीक है। इस एयर के अंदर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम लोग तो उर्दू को यूटिलाइज करेंगे, बात ही खत्म हो गई। अब यहाँ पर जो एल्वियोलाई होती है उसकी जो इनर सरफेस होती है उसी के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारे पास देयर इज अ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये यहाँ पर प्रेजेंट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास। बेसिकली मैं आपको रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास एल्वियोलाई की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पर इनके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज द म्यूकस लेयर। दिस इज द म्यूकस लेयर, ये यहाँ पर म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारे पास, जो एल्वियोलाई है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक तो ये थिन होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमारे अंदर एल्वियोलाई है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी सरफेस थोड़ी सी थिन होनी चाहिए। तो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की यहाँ पर ये बनी हुई है। इट शुड बी मॉइस्ट, तो ये मॉइस्ट है क्योंकि इसके अंदर म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस लेयर इट इज मॉइस्ट। हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है मॉइस्ट है, हाईली वेस्कुलर। ये हमारे पास बच्चों कहते हैं हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए, यानी कि रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास चारों तरफ, इसके बाहर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये ब्लड वेसल, ये these are the blood vessels। तो होता क्या है, ये जो O2 होता है बेसिकली डिफ्यूज होकर के कहाँ पहुंचता है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर, जो आपस में बाद में फिर कनेक्टेड होती है किससे, हमारी आर्टरी से, वेन से, और उनके थ्रू ये ब्लड
के साथ ऑक्सीजन आगे ट्रांसपोर्ट हो। ठीक, तो बेसिकली ब्लड इज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेरे पास प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और उसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं देयर आर सम फॉर्म्ड एलिमेंट। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मेरे पास सबसे पहले है आरबीसी राइबोसाइट, फिर है डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, और फिर होता है मेरे पास प्लेटलेट्स मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स। तो हाईली वेस्कुलर होने से क्या होता है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, और O2 जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर के कहां पर आ गया, हमारी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स से वो बाद में कहां, ब्लड कैपिलरीज है, वेन्स है, आर्टरी जो भी है, उनके थ्रू बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है। कैसे, मैंने बताया ब्लड इज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब जो मेरे पास यहाँ पर ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ही मैं देखता हूँ प्रेजेंट होता है मेरा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की, और एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है और बन जाता है HbO2, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही बेसिकली किसमें, आरबीसी में। आरबीसी किसमें, ब्लड से। ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देन जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, इट शुड बी हाईली परमिएबल, ये हाईली परमिएबल होनी चाहिए ताकि मटेरियल्स का, गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंज हो सके। एंड देयर शुड बी लार्ज सरफेस एरिया, देयर शुड बी लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो उतना ज्यादा ही होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये सर्कुलर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाई है, बेसिकली रिएक्टर स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है हमारी जो लंग्स के अंदर होती है। तो ये इसके अंदर गैसेस आती है जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है बेसिकली, जैसे बैलून के अंदर। ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ये बैलून, ठीक है, आप देखने की कोशिश करिए। अब ये बैलून फूल गया, ठीक है जी, उसके बाद इसमें से हवा निकल, तो आप देखिए कि इस तरह की शेप होने के कारण क्या है, जब कंस्ट्रिक्ट है तो इस तरह की बहुत सारी एल्वियोलाई होगी, तो उनका सरफेस एरिया ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन हवा नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, हवा बढ़ जाएगी तो वो फूल जाएंगी। अब एक साथ सारी एल्वियोलाई के अंदर कभी हवा नहीं भरती, अगर एक साथ सारी एल्वियोलाई के अंदर हवा भर जाए, ऑक्सीजन अगर हम लोग ले लें, है ना, एयर उन सारी एल्वियोलाई के अंदर एक साथ हो जाए, तो समझ लो हमारी छाती फट जाएगी। और एल्वियोलाई अगर अपना पूरा सरफेस एरिया ले लेती है, तो मान के चलिए टेनिस कोर्ट जितना जो एरिया होता है उससे भी बड़ा, वो आपको उतने एरिया को कवर कर सकते हैं, उतना ज्यादा सरफेस एरिया उसका होता है। तो लार्ज सरफेस, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया, तो गैसेस को एक्सचेंज के लिए उतना ज्यादा एरिया वहां पर मिलता है। एंड देयर शुड बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होने चाहिए, ठीक है जी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बेसिकली इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ये क्या है, these are the characteristics of रेस्पिरेटरी सरफेस। ये रेस्पिरेटरी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे पास अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, तो उनके अंदर स्किन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है उस प्रोसेस को, जहाँ पर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर बेसिकली डिसॉल्व,
इंसेक्ट्स है, कॉकरोच है, इनके अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। फिशेस होते हैं, टेडपोल है, क्रस्टेशियंस है, इनके अंदर ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके अंदर लंग्स के थ्रू होता है, तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। लंग्स का दूसरा नाम होता है पल्मोनरी। ठीक है, चलिए तो एक एक करके बात करते हैं हम यहाँ पर इन सारे रेस्पिरेशन टाइप्स में से। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो देयर इज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें आती है। एक तो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और फिर है डायफ्राम। इसका बहुत ही ज्यादा मेन रोल है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो इसी का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने देखा वो नाक के अंदर ये दो छेद होते हैं, दीज आर कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। और एक्सटर्नल नेयर, और एक्सटर्नल नेयर, जिनके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो नाक के अंदर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एंट्री मारती है। ठीक, उसके बाद जब हवा यहाँ से अंदर जाती है, हम लोग एयर लेते हैं बेसिक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एयर को इनहेल करते हैं। तो यहीं पर इसकी बैक साइड में एक लेयर है, पी एस सी जी ई लेयर, या पी एस सी जी ई मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पी एस सी जी मेम्ब्रेन होती है। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हेयर्स। यहाँ पर ये नेसल हेयर्स होते हैं, ठीक। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसी के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ऑयल ग्लैंड। और ये ऑयल ग्लैंड्स करते क्या है, बेसिकली जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ये म्यूकस रिलीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये म्यूकस रिलीज करते हैं यहाँ। चलिए, तो नाक के अंदर समटाइम थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है चिपचिपा, तो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, म्यूकस। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारे पास होती है पूरा का पूरा, जैसे का नेसल पैसेज। ठीक है, ये हमारे पास इधर में क्या होगा बच्चों, नेसल पैसेज होता है। गॉट इट। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंटरनल नेयर्स। कई बार आप अगर अपना मुंह खोल के देखेंगे अंदर जूम करके, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो नाक का रास्ता है अंदर मुंह से कनेक्ट है नीचे, है ना। आपको कभी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हो आपने कई बार, तो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए या जो स्ट्रॉन्ग होती है थम्स अप वगैरह, तो क्या होता है, डकार आ जाती है, नाक में से बाहर आने की कोशिश करती है। अब मुंह में से पी रहे हो, नाक में से बाहर आ रही है, इसका मतलब रास्ता कनेक्टेड है। समटाइम्स जब वॉमिटिंग होती है तो नाक में से ही पानी आ जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों रास्ते कनेक्ट होते हैं। ये एक्सटर्नल लेयर्स होती है, और माउथ के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होती है। और यहीं पर हमारे पास इधर में प्रेजेंट है एक और स्ट्रक्चर, दिस इज द यूजुला। तो आपने देखा होगा आपके
गले के अंदर एक घंटी सी लटकी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर रिब्यूला बोलते हैं। तो माउथ का रास्ता और नाक का रास्ता दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। कई बार जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते भी सांस लेते हो सकता है कि वो ऊपर को चढ़ जाए, है ना, हवा के प्रेशर के कारण। तो ये रिब्यूला क्या करता है, यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाता है, इस रास्ते को क्लोज कर देता है ताकि खाना सीधा का सीधा कहाँ पर आए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाता है। और अब यहाँ पर देयर इज अ, जैसे आपने देखा है नेशनल पैसेज होता है हमारे पास, तो दिस इज अ ट्रैकिया पैलेट, ये ट्रैकिया पैलेट होती है, ठीक है। ये हमारे पास माउथ होता है, उसके अंदर आपको पता है कि ये बक्कल कैविटी होती है, एंड हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट होती है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये बातें यहाँ पर बताई। दिस इज द ट्रैकिया विंड पाइप, ठीक। और ये है मेरे पास इधर में फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, ठीक है। तो आगे हमारा ट्रैकिया होता है, उसके पीछे हमारे पास यहाँ पर हमारा फूड पाइप होता है, इसोफेगस होता है, और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास these are the vertebra, जी, ये हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर साइड पोस्ट अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे, ठीक है, साइड पोस्ट से हमारे पास इस तरीके से होते हैं। और ये बेसिकली अभी जूम करके दिखाऊंगा, सी शेप में होता है। मान लो हमारा पाइप ही है ना, मान लीजिए मेरा फूड पाइप है और ये मेरा यहाँ पर विंड पाइप। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, है ना, यहाँ पे आप देखें छल्लेदार करते हैं, तो यहाँ से तो महसूस होगा बट फ्रंट से महसूस नहीं होगा। तो उनकी शेप इस तरीके से होती है, ये देखिए सी शेप, इस तरीके से इन दोनों की तरफ से। तो ये आपके पाइप में तो इस तरीके से सी शेप में हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जो बेसिकली इनको कोलैप्सिंग से बचाते हैं, ठीक है। इनका काम होता है यहाँ पर इनको कोलैप्सिंग से बचाना। चलिए, तो नेसल पैसेज जो है बेसिकली इट इज लाइंड बाय अ लेयर दैट इज पीएससीजी लेयर। ये हमारे पास पूरी इधर चलती रहती है, जैसे द पीएससीजी लेयर। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर नेसल सीलिया पासिस म्यूकस इन, नेसल सीलिया होते हैं जो म्यूकस को क्या करते हैं, आगे 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 आपका यहाँ पर पास करते हैं। नाउ देयर इज अ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। दिस इज द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम टिश्यू, जो बेसिकली आपका स्मेल के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक। एंड इट इज लाइंड बाय शिनिडेरियन मेम्ब्रेन, ये लाइन होता है हमारे पास शिनिडेरियन मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये मेरे पास ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, इट इज लाइंड बाय शिनिडेरियन मेम्ब्रेन से लाइन होता है, ठीक। उसके अलावा यहीं पर हम लोग क्या देखेंगे, एक स्ट्रक्चर मेरे पास और प्रेजेंट है, जहां पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट है। देयर इज अ प्रेजेंट ए ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द बॉमन्स ग्लैंड। ये हमारे पास इधर भी क्या कहलाता है बच्चों, बॉमन्स ग्लैंड कहलाता है। तो नॉर्मली बॉमन्स ग्लैंड फाउंड इन द नेसल पैसेज बिलो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के ठीक नीचे सेंटेरियन टेम्पल, ठीक। चलिए, ये एक साइड व्यू है, ठीक है, नेशनल पैसेज का। अगर मैं इसको फ्रंट से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो अगर इसको हम फ्रंट से ड्रॉ करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है। ये खूबसूरत सी नोज हमने यहाँ पर बना के दिखा दिया बच्चों आप लोगों को। और इसी नोज की जो टिप होती है ना, देयर इज अ टिप ऑफ नोज, यहाँ पर टिप ऑफ नोज, जो नोज की हमारे पास यहाँ पर ये टिप होती है,
इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेरे पास इलास्टिक कार्टिलेज, यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है तनिष्का, ठीक। देन देयर इज अ नेसल सेप्टम। आपने देखा कि हमारे एक्सटर्नल लेयर से दो रास्ते इस तरीके से, और बीच में यहाँ पर देयर इज अ सेपरेशन। यहाँ पर सेपरेशन है जो दोनों पार्ट्स को डिवाइड करके रखता है, कैटेगराइज करके रखता है, एंड इट इज कॉल्ड एज नेसल सेप्टम। ये हमारे पास कहलाता है इधर में नेसल सेप्टम। और ये नेसल सेप्टम इज मेड अप ऑफ आल्सो कार्टिलेज, है ना, देखा कार्टिलेज ऑफ कॉन्स होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ हायालिन कार्टिलेज। ये हमारे पास इधर में हायालिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ओके, ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है एक तो प्रेजेंट है टिप ऑफ नोज में, ठीक है, इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, आल्सो ईयर पिन्ना, हाँ, जो ये हमारे पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना के अंदर भी प्रेजेंट होती है। और एक चीज और बताता हूँ जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड द एपिग्लोटिस, ठीक है। अब ये एपिग्लोटिस कहाँ पर होता है, देखो ये मेरा मिड पाइप और ये मेरा फूड पाइप, इन दोनों की ओपनिंग्स होती है, देयर इज अ ओपनिंग। तो जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक। और जो फूड पाइप है इसकी ओपनिंग कहलाती है मेरे पास यहाँ पर ग्लेट। और इन दोनों के ऊपर मैं देखता हूँ बिल्कुल मिड में देयर इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द एपिग्लोटिस, जिसका क्या फंक्शन होता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। जब लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए ये मेरा फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, और दोनों के बीच में एपिग्लोटिस है, तो हमारा एपिग्लोटिस किस तरीके से मूवमेंट करता है, जब लोग खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस कहाँ पर आ गया, विंड पाइप पर, खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप। जब लोग बोलते हैं हमारा एपिग्लोटिस कहाँ जाएगा, फूड पाइप पे, हवा कहाँ जाएगी, विंड पाइप में। लेकिन जब लोग खाना खाते खाते बोलते हैं, जिसके लिए सब मना करते हैं, तो एपिग्लोटिस की मूवमेंट कभी विंड पाइप, कभी फूड पाइप, कभी विंड पाइप, कभी फूड पाइप, ठीक है। तो उस समय मान लीजिए अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि आपका जो एपिग्लोटिस किस पर आ गया, फूड पाइप पर, खाना कहाँ चला गया, गलती से विंड पाइप, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को मरने के लिए, तो खुद मर जाएंगे विद इन 60 सेकंड, ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा कंफर्म है बच्चों, चलिए। तो इसलिए खाना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, कई बार खसका सा लगता है, आपने देखा होगा है ना, मम्मी आती है तो कमर में घुसड़ मारती है, फिर प्यार से पानी पिलाती है, तो वो तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना। ये मेरा जो विंड पाइप है और इसके अंदर ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉकिंग हो गई खाने फंसने, तो नीचे से प्रेशर लगता है, अब वो खाना झटके से बाहर आता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो समस्या है, फिर मैंने ये बात आप लोगों को बताई। चलिए, अब ये एपिग्लोटिस मैंने बता दिया, उसके अलावा देयर इज अ वॉल ऑफ इस्यूशियन ट्यूब, ठीक है जी, इस्यूशियन ट्यूब की वॉल होती है, वहां पर भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कान की, जो बेसिकली यहाँ से कनेक्ट होती है। कई बार हम बहुत ठंडा वंडा खाते हैं, इधर हल्की सी चीज सी बनती है सब, है ना, कैसे होता है वो सिस्टम ये आपके पास आ जाएगा वहां पर। अच्छा, अब ये जो हमारी ओल फैक्ट्री एपिथेलियम है नोज के अंदर, इसी को हम सिनिटेरियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, इसी को हम लोग न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द नेसल पैसेज, ये नेसल पैसेज की बात हुई है, ठीक है? अभी बहुत सारी बातें इसके अंदर है, जैसे मैंने बताया नोस्ट्रिल्स हो गया, एक्सटर्नल लेयर्स हो गया। अब ये क्या होते हैं, जो हमारे ये जो एक्सटर्नल लेयर्स होती है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, तो ये दोनों की दोनों लार्ज कैप्सूल्स होते हैं, देयर आर प्रेजेंट ओवर द पैलेट एंड सेपरेटेड बाय द नेसल सेप्टम। और नेसल सेप्टम है जो हमारा, ठीक है, जो नेसल चैम्बर है, इसके अंदर भी तीन पार्ट होते हैं, ये बात याद रखना, कि जो हमारा ये नेसल चैम्बर होता है बच्चों, पूरा का पूरा, इसको नेसल पैसेज बोला गया है, इंक्लूडिंग नोज, इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास, नेसल चैम्बर, देयर आर थ्री पार्ट्स। तो सबसे जो पहला पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों वेस्टिबुलर पार्ट, सही। जो फर्स्ट होता है वो मेरा यहाँ पर वेस्टिबुलर पार्ट,
एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर इसका डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ, देखिए किस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है मेरा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये इसका थर्ड पार्ट होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो वेस्टिबुलर पार्ट है हमारे पास नेसल चैम्बर के अंदर, एंड इट इज एंटीरियर स्मॉलर चैम्बर लाइंड बाय हेयरी सेल्स। यहाँ पर हमारे पास हेयरी सेल्स प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के अंदर भी आपको शो करा है। ठीक है, एंड म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो नेसल हेयर्स की वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होती है हमारे नाक के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, जो म्यूकस होता है उसके ऊपर चिपक जाता है, तो एक तरीके से फिल्ट्रेशन कंपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक, दूसरा जो पार्ट होता है वो मेरा कहलाता है यहाँ पर रेस्पिरेटरी पार्ट। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट, अभी तो हवा जो है वो नाक के अंदर घुसी है नोज के अंदर। रेस्पिरेटरी पार्ट मिडिल पार्ट होता है और इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर एपिथेलियम। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इसी सेकंड पार्ट के अंदर ये जो सेक्शन, ये सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका थर्ड। तो सेकंड पार्ट मेरा रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है, मिडिल पार्ट, एंड इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर सेल्स होती है। ये देखिए ऑल ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज कर रहे होते हैं, एंड वेस्कुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये एक तरीके से एयर कंडीशनर की तरह भी काम करते हैं, यानी कि मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर। जो हम लोगों ने एयर इनहेल करी है उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है जब वार्म एयर से एंट्री करते हैं तो म्यूकस जो होता है हमारे पास यहाँ पर एवोपरेट हो जाता है एंड टू क्रिएट द कूलिंग इफेक्ट। और जब कोल्ड एयर हमारी नाक के अंदर जाती है तो हीट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इज रेडिएटेड इनटू द चैम्बर टू वार्म द एयर, एयर को वार्म कर। ठीक, अगर आप लोगों ने कभी जैसे ऑक्सीजन वगैरह या इनहेलर जो मशीन आती है ना, या इनहेलर के थ्रू भी आपने अगर कभी एयर को इनहेल किया तो देखा होगा थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है ना, तो वो क्या करती है, जो कोल्ड एयर एंट्री मारती है तो ब्लड वेसल्स में जो हीट होती है उसको रेडिएट कर देती है चेम्बर के अंदर, किस चीज के लिए, एयर को काम करना। तीसरा जो पार्ट होता है मेरे पास, दिस इज द ओल्फैक्टरी पार्ट। ठीक है, दिस इज द ओल्फैक्टरी पार्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पोस्टीरियर पार्ट लाइन बाय सेंसरी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम क्रिटेरियन मेम्ब्रेन, जो हेल्प करती है परसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल, है ना। तो ये यहाँ पर देखो साइड व्यू से डायग्राम दिखाया है, अदरवाइज ये सारी चीजें यहीं पर प्रेजेंट है ना। अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे या टॉप व्यू से अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके, ये नाम, ठीक है, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन ये आगे एंट्री होती है इसकी, ये मेरे पास यहाँ पर इधर सेक्टर, गॉट इट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर तो काफी दूर दूर दिखा रहे है थोड़ा सा क्लोज था। चलिए, तो ये हमारे पास इसका बात हो जाती है। अब ये जो नेसल चैम्बर है पूरा, इसका फंक्शन क्या होता है, देखो एक तो फिल्ट्रेशन का काम हो गया जैसा कि हमने पढ़ा, दूसरा एयर को वार्म करने का काम हो गया, कूलिंग का काम है, मॉइस्चनिंग का काम है ना, स्मेलिंग का काम है, स्टरलाइजिंग द पैथोजेंस वगैरह जो होते हैं उनको भी ये बेकार कर। ठीक, अच्छा, ये जो मेरे पास यहाँ पर दीज आर द एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल लेयर्स है जिनको हम कोइनी भी बोला जाता है, CHOANAE। समटाइम्स अगर क्वेश्चन में इस तरीके से भी आता है। तो पेयर ओमनी पाए जाते हैं जो नेसोफेरिंक्स है उसके रूप पर, एंड दे गेट क्लोज्ड बाय इक्यूरा। ठीक है, ड्यूरिंग स्वेलिंग। उसके बाद जो हमारे पास हम लोग देखते हैं कि माउथ का रास्ता और नाक का रास्ता आपस में जिस सेक्शन पे कनेक्ट होते हैं, ये देखिए, ये माउथ का रास्ता और ये हमारे पास नेसल पे। तो ये जो सेक्शन है जहां पर ये कनेक्ट हो रहे हैं, जो बेसिकली जंक्शन है, दिस इज टर्म्ड एज फेरिंग, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी फेरिंग्स का एक लोअर पार्ट है, देखो जैसे अब ये नाक का रास्ता जो फेरिंग्स में एंट्री मारी, दिस इज कॉल्ड द नेसोफेरिंक्स। ठीक, उसके बाद माउथ का जो रास्ता हमारा फेरिंग्स के अंदर एंट्री मारा, दिस इज कॉल्ड द ओरोफेरिंक्स। और ये जो रास्ता यहाँ पर अब हमारा कहाँ जाएगा बच्चों, इधर में ये विंड पाइप में यहाँ से जाएगी,
तो ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड द लैरिंगोफैरिंक्स। दिस इज कॉल्ड द लैरिंगोफैरिंक्स। ये हमारा लैरिंगोफैरिंक्स कहलाता है। तो ये हमारा लैरिंगोफैरिंक्स कहलाता है। लोअर पार्ट होता है फेरिंक्स का बेसिकली यहाँ पर एंड देयर इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ग्लोटिस है इधर, which is closed as epiglottis during swallowing growth. Done. So this is all about the nasal chamber। ये nasal chamber के बारे में, internal layers and external layers के बारे में, laryngopharynx मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक सेकंड, ये जो पूरी मैंने बताया एक्सटर्नल लेयर्स में, जो इंटरनल लेयर्स होते हैं ना यहाँ पर, इनको बोला जाता है these are the internal। अब हम बात करेंगे बच्चों लैरिंग्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों लैरिंग्स के बारे में। तो देखो लैरिंग्स बेसिकली क्या है। ये हमारा फूड पाइप, ये हमारा विंड पाइप, ठीक है। दिस इज द ट्रैकिया, ठीक है। और यहीं पर इसी के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पर आपका एपिग्लोटिस। दिस इज द एपिग्लोटिस, ठीक है। अब यहीं पर दिस स्ट्रक्चर इज अंडर लैरिंग्स, और जिसके अंदर यहाँ पर इधर प्रेजेंट है मेरे पास वॉइस बॉक्स, ठीक है जी। जिसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, तो तार जा रहे होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ यहाँ पर वोकल कोड। दीज आर टर्म्ड एज वोकल कोड। जब उनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो उसके कारण वहां पर साउंड क्रिएट होता है। और इस लैरिंग्स को अगर हम डिटेल में पढ़े, कंप्लीट स्ट्रक्चर को बेसिक, तो हमारे को इसके अंदर यहाँ पर चार पार्ट देखने को मिलते हैं, चार डिफरेंट शेप्स देखने को मिलती है। इसका पहला जो पार्ट होता है लैरिंग्स का, दिस इज कॉल्ड द थायराइड। देन क्रिकॉइड, देन आर्किनॉइड, ठीक है जी। और जो मेरे पास यहाँ पर फोर्थ पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरम। दिस इज द कार्टिलेज ऑफ सेंटोरम। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं।